नवरात्रि के ओकेजन पर स्पेशल ऑफर 9 दिन के लिए शौर्य भारत के सारे ही कोर्सेज पर फ्लैट 33% डिस्काउंट है। और ये जो ऑफर है ये 7th to 15th अक्टूबर तक रहेगा। देन ये जो ऑफर है वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, बीएसएफ सारे ही कोर्सेज के लिए, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल सारे ही कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। रिलेटिव प्रोनाउन से रिगार्डिंग हम लोग स्पेसिफिक पॉइंट्स पढ़ रहे थे, जो कि लास्ट पॉइंट्स चल रहे हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर के। उसी ही कड़ी में अगर हम विच या whom की बात करते हैं तो उसके लिए प्रेपोजिशन का यूज होता है। किसी भी WH वर्ड के साथ में, किसी भी WH वर्ड के लिए हम कोई अलग से कंजक्शन का यूज नहीं करते हैं। अगर हम कोई WH वर्ड लिखते हैं, जैसे अगर हमने यहाँ लिखा विच, अगर हम लिखते हैं विच और एज अ कंजक्शन यूज करते हैं तो इसके लिए हम वापस दैट का यूज नहीं करते, ऐसा नहीं होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूल नंबर 8 पर आप लिखें कि दैट के हम किसी भी WH वर्ड के साथ और कोई कंजक्शन का यूज नहीं करते हैं, इसके साथ और कोई कंजक्शन का यूज नहीं होता है, क्योंकि WH वर्ड जो होता है वो खुद कंजक्शन का काम करता है। WH वर्ड खुद कंजक्शन का काम करता है, हम और कोई कंजक्शन का यूज नहीं कर सकते। यानी अगर हम विच के आगे अगर दैट लगा रहे हैं तो ये क्या है, ये गलत है। तो एक ये पॉइंट लिखिए, ये पॉइंट लिखिए। अगर हम विच के आगे दैट लगा रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि हम एक साथ दो कंजक्शन का यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, लेकिन हम ये जरूर लिख सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। आई नो द बॉय हु इज wearing black shirt, who is wearing black shirt and who is standing near the principal। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? कि मैं उस लड़के को जानता हूं कि जो कि ब्लैक शर्ट पहना हुआ है, और जो कि प्रिंसिपल के पास में खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर ही आप कहोगे मैम WH वर्ड के साथ में एंड कैसे लग रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये हु को रिप्लेस करने वाला एंड नहीं है, ये एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ने वाला एंड है। तो अगर ये सिचुएशन आती है तो क्या होती है? करेक्ट होती है। समझ में आ रहा है? अगर हम एक क्लॉज से दूसरे क्लॉज पे WH वर्ड का क्लॉज जोड़ते हैं तो वहां कंजक्शन ले सकते हैं, पर WH वर्ड को रिप्लेस करते हुए कोई ऐसा कंजक्शन उसके साथ में नहीं आता है। एग्जाम्पल किसी के लिए भी, जैसे अगर मैंने कहा कि द बॉय दैट हु इज वियरिंग ब्लू शर्ट। अब यहाँ पर दैट और हु एक साथ करना क्या है? गलत है, क्योंकि आप कोई क्लॉजेस थोड़ी जोड़ रहे हो, आप तो सिंपली बॉय को एक्सप्लेन कर रहे हो। तो कंजक्शन तो एक ही लगाएंगे यहाँ पर, इन द सेंस कि आप उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक ही WH वर्ड देंगे, दूसरा वहां पर कोई अदर रिलेटेड प्रोनाउन उसके साथ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, लेकिन हम विच या whom के साथ में कोई प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं और वो सही होता है। प्रेपोजिशन के बाद विच या whom का आना सही होता है, जो कि मैंने आपको बताया था, ऑफ विच वाला भी आपको कॉन्सेप्ट कल ही बताया था।
समझ में आ रहा है? तो हम विच या whom के साथ में अगर प्रपोजिशन लेते हैं, जैसे टू whom का मतलब क्या होता है? टू whom का मतलब उसको टू whom। ऐसे ही ऑफ विच क्या होता है? पोजेशन, जिसका, जिसकी, जिसके, ठीक है? तो ये करेक्ट होता है। देखें तो प्रेपोजिशन प्लस विच या whom जो होता है वो करेक्ट होता है। ये लिख लीजिए कंसेप्ट और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। I don't remember the month in which he passed BA. I don't remember the month. मुझे वो महीना याद नहीं है। I don't remember the month. मुझे वो मंथ याद नहीं है। In which he passed BA. In which he passed BA. करेक्ट? अगर हम which के लिए in का यूज कर रहे हैं, जिसमें, जिसका, of which, जिसमें, in which, ठीक है? जिसके लिए, for which, क्लियर? तो ये करेक्ट होता है। She does not know the reason for which I came here. The reason for, the reason के बाद for का आना फिक्स है, तो for which कर रहे हैं तो क्या होता है? करेक्ट होता है। She does not know the reason. वो ये कारण नहीं जानती है for which I came here, जिसके लिए भी मैं यहाँ पर आया हूँ। This is the student for whom. To whom माने जिसको, for whom का मतलब जिसके लिए, for whom, और whom ही क्यों लगाया यहाँ पर? क्योंकि पीछे क्या है? क्लॉज है। देखो सब्जेक्ट वर्ब का क्लॉज है, और मैंने कहा जहां पर क्लॉज आता है वहां पर हम क्या लगाते हैं? whom लगाते हैं, क्योंकि वो जनरली ऑब्जेक्ट के लिए ही डिस्क्राइब होता है। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ये तीनों एग्जाम्पल्स ले लो। सच के बाद सच के बाद एज का यूज होता है। सच एज, सच के बाद एज का यूज होता है, और ये कब होता है? नोट डालें 9 नंबर पॉइंट। ये रूल, ये सच के साथ एज का कॉम्बिनेशन रहता है, और वो कब रहता है? जबकि क्या दिखाई जाती है? कंपैरिजन। जब कंपैरिजन दिखाना होता है तो सच के बाद एज का यूज होता है, और ये पेयर बनता है इसके साथ इसका। यहां पर एज किसका काम करता है? रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। यहां पर एज जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। एग्जाम्पल देखें। ही is not such an intelligent boy as we think. वो उतना होशियार लड़का नहीं है जितना कि हमने सोचा, हम सोचते हैं। तो उतना होशियार लड़का नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। क्या किया है हमने? कंपैरिजन। जब कंपैरिजन का सेंस जाता है तो वहां पर सच एज लगता है। शी इज नॉट सच अ गर्ल एज यू से। वो ऐसी लड़की नहीं है जैसा कि तुम कहते हो। यानी कि जहां पर कंपैरिजन लगाई जाती है वहां पर सच के साथ एज लगता है। क्लियर? ये कंपैरिजन है। सच के बाद सिंपली अगर कोई एडजेक्टिव लगता है ना तो वहां पर ए या एन लगाना कंपलसरी होता है, कंपलसरी होता है। सच के पीछे अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए या एन का यूज लगता ही है। जैसे सच एन इंटेलिजेंट बॉय, सच अ गर्ल। क्लियर? समझ में आ रहा है? अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो सच के बाद में ए या एन का आना कंपलसरी होता है, लगता ही है। ये आर्टिकल का रूल है। ओके, कंप्लीट।
ठीक है, कुछ और प्रैक्टिस हम लोग देख लेते हैं और ये प्रोनाउन जो है आज हमारा फिनिश्ड है। आपकी कोई प्रॉब्लम हो, मैं स्टार्ट करने से पहले तो पूछ लूं कि आप लोगों ने अगर प्रोनाउन प्रैक्टिस निकाली है तो आप बोर्ड पे ले आए। प्रोनाउन रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है, प्रोनाउन रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी बची है, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने शौर्य भारत ऐप से प्रैक्टिस निकाली हो या आपके पास कोई बुक हो, जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, बुक्स मिली हैं आपको, उनमें प्रैक्टिस सेट्स में कोई प्रॉब्लम हो, रीजन नहीं पता हो, लर्न नहीं करना है, ठीक है, कोई भी चीज याद करने वाली नहीं, जैसा कि कल उसने बोला था, तो याद करने वाला कुछ नहीं होता है, सब चीज समझनी पड़ती है, लॉजिक्स को समझना पड़ता है। आपकी कोई क्वेरी है तो बोर्ड पर ले आए, अदरवाइज मैं प्रैक्टिस ले रही हूँ आगे। प्रोनाउन रिगार्डिंग हाँ, He knows very well what is expected from him. But he is not able to fulfill all the expectations. he knows very well what is expected from him, but he is not able to fulfill all the expectations. करेक्ट है ये? मैम यहाँ पे ऑफ बता रहा है, फ्रॉम की जगह ऑफ बता रहा है। नहीं होगा, एक्सपेक्टेड ऑफ। नहीं, फिक्स प्रपोजिशन रहता है ये। देखो, व्हाट से अगर हम किसी बात को डिस्क्राइब करते हैं, ही नोज वेरी वेल, व्हाट किस किस के लिए आता है, व्हाट किस किस के लिए आता है, व्हाट सब्जेक्ट के लिए आता है, किसी मैटर के लिए आता है, प्रॉब्लम के लिए आता है, सिचुएशन के लिए आता है। तो वो जानता है, क्या जानता है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, जो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, यानी कि कोई मैटर है जो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो उसके लिए व्हाट का WH वर्ड का ना करेक्ट। एक्सपेक्ट फ्रॉम, जो उससे आशा की जाती है, ये करेक्ट है, गलत नहीं है, एग्जैक्टली ये इसका फिक्स प्रपोजिशन रहता है, ये करेक्ट होता है। एक्सपेक्ट फ्रॉम ही होता है, एक्सपेक्ट ऑफ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, बट। अब ये बट कंजक्शन क्या है, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि बात का क्या हो रहा है, ऑपोज, बात का ऑपोज हो रहा है ना, बात का विरोध हो रहा है। बट ही इज नॉट एबल, ओके, बट ही इज नॉट एबल टू फुलफिल, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म का आना करेक्ट है, ऑल के बाद द का आना करेक्ट होता है, न भी आए तब भी करेक्ट है, और ऑल सभी के लिए आता है, काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, तो एक्सपेक्टेशंस का आना भी सही है, ठीक है, नो एरर है ये, क्लियर। मतलब आप जब एरर फाइंड आउट करने लगते हैं तो आपको ईच एंड एवरी पॉइंट चेक करना होता है। एग्जाम में जो एक सेंटेंस आता है ना, तो उस पर सारा कॉन्सेप्ट एक साथ लगता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है एग्जाम में कि ये नाउन रिगार्डिंग है, प्रोनाउन का है, एडजेक्टिव का है, टेंस का है, कंजक्शन का है, किसका है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप हर एक पार्ट की प्रैक्टिस निकाल लेते हैं अच्छे से, तो हर वो टॉपिक क्या हो जाता है, आपका परफेक्ट हो जाता है। फिर आपके सामने जब कोई भी सेंटेंस आता है तो आप इजीली उसकी ग्रास्पिंग ले सकते हैं, कोई भी गलत चीज आपको आसानी से पकड़ में आ जाती है, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ किससे पॉसिबल है, प्रैक्टिस से पॉसिबल है, क्लियर। कंसेप्ट समझ लें आप यहाँ पे, ठीक है, फिर उसको किस पे अप्लाई करें, सेंटेंसेस पर। जब आप सेंटेंस पे अप्लाई करेंगे तो स्मूथ हो जाएंगे बिल्कुल उसको, ठीक है। खाली कंसेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होता है, फिर बता दूं, कुछ नहीं होता है। आप सोचे मैंने क्लास ले ली और मैं वहां जाकर के कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता हूं, इम्पॉसिबल है। जब तक आप उसको अपने खुद पेन से उसको प्रैक्टिस पे नहीं लेंगे तब तक नहीं होगा। हाँ, What is the time in your watch?
बाय और वॉच। व्हाट इज द टाइम ये इन नहीं होगा, यहाँ पर बाय होगा। बाय का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू। यहाँ बाय का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू। तुम्हारी घड़ी के अनुसार क्या समय है, तुम्हारी घड़ी के अकॉर्डिंग क्या समय है। यूं नहीं बोलते तुम्हारी घड़ी में क्या समय, मैं नहीं बोलते। हिंदी करके कभी प्रपोजिशन नहीं होता, हिंदी करके कभी प्रपोजिशन नहीं होगा। गलती से भी मत सोचना कि मैं किसी सेंटेंस को अगर हिंदी में बोलते तुम्हारी घड़ी में क्या टाइम है तो इंग्लिश में बोल दे व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। नहीं, हिंदी से तो कभी भी प्रपोजिशन नहीं होने वाला। ये चीज तो आप बिल्कुल पहले पेज पर लिख लेना ऐसे कि हिंदी से इंग्लिश करके कोई प्रपोजिशन नहीं बनता है। क्लियर? स्पेशली प्रपोजिशन के लिए बोल रही हूं मैं, आते हुए गलत करके आ जाओगे। प्रपोजिशन तो या तो सिचुएशनल बेसिस होते हैं जो कि समझने होते हैं, सिचुएशन क्या है, ऑन है, अपॉन है, इनटू है। और अगर आप फिक्स की बात कर लें, फिक्स प्रपोजिशंस, तो वो तो लर्न ही करने पड़ेंगे, उसका तो कोई चारा ही नहीं है। हिंदी करके थोड़े ना कर लेंगे आप, कुछ नहीं कर सकते। पूछो। मैम, आई कैन नॉट कोप अप विद दिस प्रेशर। कोप विद होता है, कोप अप विद नहीं होता। सामना करने के लिए हम जब किसी को फेस करते हैं ना तो वो कोप विद फ्रेजल वर्ब होती है। तो कोप अप वर्ड मतलब वैसे तो यूज होता है ना कहीं पे। फ्रेजल वर्ब कोप विद होती है। सेपरेट अगर इसको यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन टिपिकली फेस करना, किसी को सामना करने के लिए, किसी को सामना करने के लिए कोप विद फ्रेजल वर्ब होती है। लिख लेना जो भी प्रॉब्लम्स बोर्ड पे आ रही हैं, ये सब प्रोनाउन तो नहीं है ये। मैम, मैंने वो प्रैक्टिस करी थी तो उसमें सब में साथ में आया। ठीक है, ओके। हाँ, आई प्रेफर सी फूड देन उतारते जाओ भाई। देन मेडिटेरेनियन फूड। मुझे सी फूड ज़्यादा पसंद है बजाय कि मेडिटेरेनियन फूड के। ठीक है ना? तो नोट लिखें कि जब हम चॉइस दिखाने का काम करते हैं, अगर हम दो के बीच में जब चॉइस दिखाने का काम करते हैं तो प्रेफर से दिखाते हैं। प्रेफर जो होता है उसका पेयर किससे बनता है? हमेशा टू से बनता है। तो यहाँ पर देन नहीं आएगा, यहाँ पर टू आएगा। लेकिन इसका स्पेसिफिक पॉइंट लिख लें एक और, लेकिन इसका स्पेसिफिक पॉइंट लिख लें। लिखें, अगर मैं लिखूं कि शी प्रेफर्स, इसका स्पेसिफिक पॉइंट लिखें, शी प्रेफर्स, वो प्रेफर करती है, शी प्रेफर्स टू डाई, वो मरना पसंद करती है। अब यहाँ पर देखो टू डाई आ गया ना, यानी आपका टू तो कहाँ आ गया? पहले ही आ गया, क्योंकि वो वर्ब ले रहा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रहा है। ठीक है, शी प्रेफर्स टू डाई। तो अब चॉइस दिखानी है कि वो मरना ज्यादा पसंद करती है बजाय कि, रेदर देन। रेदर देन, अब प्रेफर का पेयर किससे बनता है? रेदर देन से। देखो, अब प्रेफर का पेयर बनता है रेदर देन से, और उसके बाद वापस टू ने लगा के आप लिखेंगे बैग, रेदर देन बैग, बजाय कि भीख मांगने के। तो आप देन के बाद टू यूज ना करते हुए क्या लिखेंगे? ही प्रेफर्स टू डाई रेदर देन बेग। इसमें तो हम टू गलत हो रहा है। किसमें? और नहीं आ सकता, और नहीं आ सकता। आई प्रेफर सी फूड हो और नहीं 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 नहीं, टू मेडिटेरियन फूड क्या होता है? ये फिक्स है इसके साथ में। चॉइस दिखा, जब नाउन में प्रेफरेंस दिखाई जाती है तो प्रेफर से दिखाई जाती है, और उसका जो चॉइस होती है वो टू से ही होती है। तो मैं इसको इंपॉर्टेंस दे रहा है ना, सी फूड को मेडिटेरियन के ऊपर। कोई लॉजिक नहीं चलेगा इसके साथ, इसका फिक्स रहता है। ये चॉइस जो होती है वो उसी से दिखाई जाती है, प्रेफर के साथ वहां कभी ओवर नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या निकला? सी फूड
उसको ज्यादा सी फूड पसंद है बजाय कि मेडिटेरेनियन फूड के। टू का मतलब बजाय। हाँ, चॉइस है ना। प्रेफर हिंदी करके मत चलो, इसको हिंदी करके मत चलो। हिंदी करके नहीं। प्रेफर किस लिए आता है? चॉइस के लिए आता है। दो में से चॉइस दिखा रहे हैं ना, उसको ज्यादा क्या पसंद है। अब देखो, इसको और सिंपल कर दो। अगर तुमको इससे और इससे कंफ्यूजन है तो चाय और कॉफी ले लो, चाय और कॉफी ले लो। तो क्या लिखेंगे हम? ही प्रेफर कॉफी टू टी। अब आप कहोगे यहाँ पे टू कैसे आ गया? ये टू ही आएगा यहाँ पे। इसके साथ जब चॉइस दिखाई जाती है तो टू से दिखाई जाती है। हाँ, ये सही है। नहीं, गलत होगा। यहाँ पे आप देन ओवर कुछ लगा दो तो क्या है वो? गलत है वो। मैं बोलूँ ना तो क्या है कि उसमें ये मत सोचो कि शायद ऐसा होता है क्या। यस, ऐसा होता है। आप लोग क्या है कि कन्वर्सेशनल इंग्लिश में चाहे कुछ भी बोलते आए हो आज तक, ठीक है, कुछ भी बोलते आए हो, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है, होता यही है। मैम एक ओवर का सेंटेंस बता दो क्योंकि कहीं कहीं यूज भी करते हैं ना ओवर। तो ओवर तो बहुत जगह यूज करते हैं मैम ऐसे ही कंपैरिजन के वे में भी करते हैं। कंपैरिजन। देखो, अगर हम ओवर की बात कर रहे हैं कि फिक्स प्रेपोजिशन पर ओवर ले रहे हैं तो आप उसके लिए क्वेरल कह सकते हैं, क्वेरल ओवर। ये क्वेरल का फिक्स प्रेपोजिशन हो सकता है। किसी मैटर पर जब झगड़ा होता है, किसी पर्सन से झगड़ा क्वेरल्ड विद, किसी बात पर झगड़ा क्वेरल ओवर। और इसके अलावा अगर ओवर प्रेपोजिशन की बात करें तो ओवर कहाँ लग सकता है? सिचुएशनल बेसिस, ठीक है। और उसमें जो हम पोजीशंस पढ़ेंगे तो वो तो मैं आपको पूरा बोर्ड पर करवाऊंगी प्रेपोजिशंस। अच्छा, कहीं ऊपर से अगर निकलना हो तो मूवमेंट के केस में भी ओवर लगता है। जैसे द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द हाउस, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, ठीक है, ओवर द बिल्डिंग, वहां ओवर लग सकता है। फिक्स प्रेपोजिशन भी ओवर होता है। एक प्रिसाइड भी होता है, प्रिसाइड का भी फिक्स प्रेपोजिशन ओवर होता है। किसी असेंबली को लीड करना, किसी असेंबली को लीड करना प्रिसाइड होता है, प्रिसाइड का भी फिक्स प्रेपोजिशन ओवर होता है। तो ओवर फिक्स प्रेपोजिशंस पे भी जाता है प्लस सिचुएशनल बेसिस भी जाता है, पर प्रेफर का फिक्स ओवर नहीं होता। अगर दो नाउन का कंपैरिजन है तो टू होता है। अगर दो इन्फिनेटिव्स का यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का कंपैरिजन होता है तो रादर देन होता है। और पूछो। We were discussing about the issue. मैं पूछ रही हूँ प्रोनाउन रिगार्डिंग, पूछ लो। और नहीं, मैं तो बता दूंगी और बताती भी जा रही हूँ, लेकिन बात यह है कि जो मैंने टॉपिक दिया था वो नहीं आया है। We were discussing about the issue, ठीक है। नोट डालें, नोट लिखो। ये प्रोनाउन का एरर है। प्रोनाउन इसमें क्या है? एक वी है और वो सही है, यानी ये प्रोनाउन का एरर नहीं है। लिखो डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, रिजाइन, रिजाइन नहीं, रिजाइन छोड़ दो, ये रिजेंबल, कंप्राइज, अटैक, अवेंज, रिवेंज, और भी हैं, प्लस नो प्रेपोजिशन। इनके साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है, कोई प्रेपोजिशन नहीं, फिक्स है, नहीं आएगा। तो क्या डिस्कस के बाद अबाउट आएगा क्या? वी वर डिस्कसिंग द इशू, नॉट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इशू, गलत होता है। इसके साथ में प्रेपोजिशन आएगा ही नहीं। मैम अटैक के बाद
अटैक क्या, अवेंज बदला लेना, रिवेंज मतलब भी बदला लेना, रिजेंबल का मतलब एक जैसा दिखना, कंप्राइज का मतलब नहीं आता हो लिख लेना, शामिल करना, कंप्राइज का मतलब शामिल करना, यह भी एनडीए के पेपर में आया था, पिछले वाले पेपर में। कंप्राइज मतलब शामिल करना, रिजेंबल एक जैसा होना, ऑर्डर आदेश देना, ठीक है, डिस्कस करना, डिस्क्राइब करना, रीच मतलब पहुंचना, नो प्रेपोजिशन। तो अब हम थोड़ी प्रोनाउन की प्रैक्टिस कर लें, प्रेपोजिशन की तो कर ली हमने, ठीक है, वरना मेरा टॉपिक रह जाएगा। ओके, ये थोड़ी था सेंटेंस कि पिछला वाला था यार एक, ये रहा, unless 2 or more members object to him joining the club, we shall have to accept his application for membership. देखो, unless 2 or more members object, ठीक है, जब तक कि unless का मतलब क्या होता है, if not, और if not का मतलब क्या, इसमें ही not छुपा हुआ रहता है, समझ में आ रहा है। unless का मतलब ही if not होता है और इसमें खुद में not छुपा हुआ रहता है, क्लियर, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि इफ नॉट मतलब अगर नहीं, क्या नहीं, 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट, 2 या उससे ज्यादा मेंबर्स ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं, नेगेटिव हो गया ना, कि यदि अगर 2 या उससे ज्यादा मेंबर्स उसको ऑब्जेक्ट नहीं करते, किसको ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं कि उसके क्लब ज्वाइन करने को ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं, क्लब ज्वाइन करने को, उसको थोड़ी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन किस पर करेंगे। अब देखो, रूल तो क्या कहता है कि प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का हमेशा कौन सा फॉर्म आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ये मैं लिखवा रही हूँ ना, प्लीज उसको लर्न करके रखना पॉइंट्स को, ताकि आप अप्लाई करोगे तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। तो प्रेपोजिशन के बाद कायदे से तो हिम ठीक लग रहा है, ही का हिम ही तो होता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन हम उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम किसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, हम किसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, उसके ज्वाइन करने को। यानी इसके बाद ये जो ज्वाइनिंग आया है, ये किसका काम कर रहा है, नाउन का, यानी जिरेंड का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हिम नहीं है, उसका ज्वाइन करना, हम उस पर्सन को थोड़े ना ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, हम तो किसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, उसके क्लब ज्वाइन करने को। तो हिज ज्वाइनिंग आएगा ना भाई, समझ में आया, क्लियर। तो हिज ज्वाइनिंग, हिम ज्वाइनिंग, हिज ज्वाइनिंग द क्लब, और वी शैल हैव टू एक्सेप्ट दिस हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। जब तक कि 2 या 2 से ज्यादा मेंबर्स उसके क्लब ज्वाइन करने को ऑब्जेक्ट नहीं कर देते हैं, तो हमें तो उसकी जो एप्लीकेशन है, उसकी मेंबरशिप की एप्लीकेशन, वो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। शैल हैव टू मजबूरी है, शैल हैव टू करना पड़ेगा, ठीक है। आई हैव टू वॉक, मुझे चलना पड़ता है, आई हैव टू वॉक। पास्ट में आई हैड टू वॉक, मुझे चलना पड़ा। फ्यूचर में आई शैल हैव टू वॉक, मुझे चलना पड़ेगा, मजबूरी, कंपल्शन, बाध्यता, क्लियर, करेक्ट है ये। और पूछो मैम, इसकी जगह अगर ये सेंटेंस होता अनलेस 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट हिम टू जॉइन द क्लब, तो सही होगा। ऑब्जेक्ट का फिक्स प्रीपोजिशन होता है टू, ऑब्जेक्ट टू, जिसको ऑब्जेक्ट करते हैं वो टू लेता ही है, ये लेता ही है। अभी प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगी मैं, नाउन, प्रोनाउन, फिर इंपॉर्टेंट ले लूंगी आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन, तो उसमें आपके काफी चीजें निकल जाएंगी। अब प्रोनाउन खत्म हो गया ना, कल से आर्टिकल ले लूंगी मैं, डन। और ठीक है, एक सेंटेंस और ले लो। ये जो है आज हमने आपकी प्रॉब्लम्स यूं तो डिस्कस की थी, पर मुझे दुख है कि इसमें एक भी प्रोनाउन नहीं है। टॉपिक प्रोनाउन खत्म हुआ है, प्रॉब्लम्स प्रेपोजिशंस की आई हैं। ओके, आई वॉज सरप्राइज एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट।
हाँ क्या जाएगा, क्यों आएगा? आई वॉज सरप्राइज, मैं आश्चर्यचकित हुआ, एंड प्लीज्ड और खुश हुआ, व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड, जब मुझे इन्फॉर्म किया गया, ऑफ, ठीक है, किसको लेकर के, मेरे को थोड़ी ना लेकर के इन्फॉर्म किया भाई, मुझे आश्चर्य हुआ और खुशी हुई जब मुझे इन्फॉर्म किया गया। किसको लेकर के, मुझे ही लेकर के इन्फॉर्म किया या मेरे जीतने को इन्फॉर्म किया? यानी ये जो आईएनजी फॉर्म है, कायदे से तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म करेक्ट होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म के बाद क्या आया है, आईएनजी फॉर्म, यानी ये इस पर क्या दिखाएगा, पोजेशन। क्लियर? तो यहाँ पर क्या जाएगा, मी नहीं जाएगा, माय जाएगा। क्लियर? ठीक है, Yes, ma'am. ओके, थैंक यू, जय हिंद।